तो दोस्तों आज 30 नवंबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। तो दोस्तों ये लॉकडाउन कैसे लगा है, कहाँ लगा है, लॉकडाउन को लेकर क्या बड़ी रिपोर्ट आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भीषण ठंड को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिसंबर से जनवरी के बीच देश के कई राज्यों में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आम सर्दियों में जो ठंड पड़ती है तो ये ठंड उससे ज्यादा होगी। इसके अलावा 1 दिसंबर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक नए साल जनवरी से अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस पर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार का प्रस्ताव किसानों के संगठनों ने ठुकरा दिया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से पीएम मोदी का एक नया संबोधन आया है पूरे देश के लिए, यानी कि एक नया भाषण आया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एटीएम से पैसे निकालने को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में जो एक बड़ी खबर है वो है चीनी बीमारी की दवा को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने ऐसा दावा किया है कि उसे चीनी बीमारी का टीका लगाया गया था ट्रायल के रूप में, लेकिन चीनी बीमारी की दवा ने उस पर एक बड़ा साइड इफेक्ट दिखा दिया है और इसी की वजह से उस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर और उसके साइड इफेक्ट को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 94,28,477 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,37,121 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 88,42,289 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,46,904 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अभी चीनी बीमारी के इतने एक्टिव मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बड़ा झटका, कोविशील्ड के गंभीर साइड इफेक्ट का दावा, 5 करोड़ रुपए का मांगा गया है मुआवजा। जी हाँ, चेन्नई में हुए कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले एक व्यक्ति ने खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट सामने आने की बात कही है। आपको बता दें कि भारत के चेन्नई में चीनी बीमारी की एक दवा तैयार हो रही है। उसी का ट्रायल कुछ लोगों पर किया गया था कि ये दवा किस तरीके से काम करती है। तो आपको बता दें कि इसी ट्रायल में एक व्यक्ति ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब उसने इस बात का दावा किया है कि जो चीनी बीमारी की दवा अभी बनाई जा रही है चेन्नई में, उसने बड़ा ही खतरनाक साइड इफेक्ट दिखाया है। 40 वर्षीय व्यक्ति ने कहा है कि वैक्सीन की खुराक लेने के बाद गंभीर साइड इफेक्ट दिखे हैं, जिसमें वर्चुअल न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी समस्या शामिल है, यानी कि चीनी बीमारी की दवा ने दिमाग को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, ऐसा व्यक्ति का दावा है। आपको बता दें इसी की वजह से इस व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि व्यक्ति ने एक कानूनी नोटिस भी जारी कर दिया है इस कंपनी के खिलाफ, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट के खिलाफ। जो कानूनी नोटिस भेजा गया है उसमें मुआवजे के साथ ट्रायल पर रोक लगाने की भी मांग की गई है, यानी कि उस व्यक्ति ने इस बात की मांग की है कि ये चीनी बीमारी की दवा अभी ट्रायल के रूप में किसी को भी न लगाया जाए। व्यक्ति ने कहा है कि ये वैक्सीन यानी कि जो चीनी बीमारी की दवा है ये सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही उसने वैक्सीन की जाँच, उत्पादन, वितरण को रद्द करने की मांग की है, यानी कि इस चीनी बीमारी की दवा को पूरी तरीके से रोक दिया जाए। कानूनी नोटिस में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन यानी कि चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद व्यक्ति ट्रामा में चला गया था, जिससे ये साफ होता है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। सभी हिस्सेदार उन प्रभावों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस दावे से फिलहाल ये पता चल रहा है कि चीनी बीमारी को लेकर जो वैक्सीन, जो दवा बनाई जा रही है वो सुरक्षित नहीं है। आने वाले दिनों में चीनी बीमारी की दवा बनाने वाली कंपनी की तरफ से भी कुछ बयान आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर भारत में भीषण ठंड के आसार, दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से ये ताजा जानकारी आई है
कि उत्तर भारत में इस बार ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और ज्यादा शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग ने दिसंबर से फरवरी के लिए अपने सर्दियों के पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। यानी कि सर्दियों के दिनों में जो तापमान होता है नॉर्मली, तो इस बार सर्दी का तापमान उससे नीचे रहेगा और इसी की वजह से आम सर्दियों के मुकाबले में इस सर्दी में ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य आते हैं। तो इन सभी जगहों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है 1 दिसंबर 2020 से, जो कि दक्षिण भारत में होगी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से ये एक बड़ी खबर थी कड़ाके की ठंड को लेकर और भारी बारिश को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल में धुआं उड़ाने वाली गाड़ियों का कैंसिल होगा रजिस्ट्रेशन, तुरंत करा ले ये काम। जी हाँ, पोल्यूशन को लेकर यानी कि प्रदूषण को लेकर सरकार लगातार नियम कड़े करते जा रही है। नए साल में प्रदूषण के नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को, खास करके कार चालकों को भारी पड़ सकता है। जनवरी 2021 से यानी कि अगले साल से सड़क पर धुआं उड़ाती कारों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी कैंसिल कर दिया जाएगा। पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर जुर्माना पहले ही बढ़ाकर 10,000 रूपए कर दिया गया है। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या कोई भी गाड़ी चलाते हो, अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका 10,000 रूपए का चालान काटा जाएगा। आपको बता दें कि जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट मात्र 100 रूपए, 150 रूपए, 200 रूपए में बनता है, तो उसका चालान 10,000 रूपए है। तो इसीलिए हमारी आपको यही सलाह है कि चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, अगर आपके गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे जल्द से जल्द बनवा लें। कई पेट्रोल पंप के पास आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। कहा कि दिल्ली का बुराड़ी मैदान मैदान नहीं है बल्कि ओपन जेल है। जी हाँ, नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संघों ने दोपहर 2 बजे दोबारा मीटिंग की। इससे पहले पंजाब के 30 किसानों ने बीते रोज सुबह 11 बजे बैठक की। बीते रोज दोपहर की मीटिंग के बाद किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर हमला बोला। किसानों ने कहा कि सरकार ने हमारे आंदोलन का अनादर किया है, यानी कि इंसल्ट की है। हम लोगों ने बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने का सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। यानी कि किसान संगठन ये मानने को तैयार नहीं है कि वो लोग दिल्ली के बुराड़ी मैदान में अपना आंदोलन करें। किसानों ने कहा है कि जो बुराड़ी मैदान है वो एक तरीके से ओपन यानी कि खुला हुआ जेल है, तो वहाँ पर आंदोलन सही तरीके से नहीं हो सकता। जानकारी के मुताबिक किसानों ने कहा है कि हम पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं, हमारे पास 4 महीने का पर्याप्त राशन पानी है। उन्होंने कहा है कि हम बुराड़ी मैदान में आंदोलन नहीं करेंगे, हमको रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर आंदोलन करने की जगह सरकार को देनी चाहिए। आपको बता दें, अगर आपको पता नहीं है कि बीते शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की थी कि वो लोग दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ही अपना आंदोलन करें और फिर सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें, इस बात को किसानों ने खारिज कर दिया है। सरकार द्वारा बातचीत के लिए जो कंडीशन थी, आपको बता दें, इसी के साथ किसान नेता की तरफ से ये बात कही गई है कि सरकार द्वारा बातचीत के लिए जो कंडीशन थी, हम उसे किसान संगठनों का अपमान मानते हैं। अब हम बुराड़ी पार्क में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें पता चला है कि वो पार्क नहीं बल्कि ओपन जेल है। हम ओपन जेल में जाने की बजाय 5 मेन मार्गों को यानी कि 5 हाईवे को जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। यानी कि किसानों ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर उन्हें रामलीला मैदान या जंतर मंतर आंदोलन करने के लिए नहीं दिया गया तो वो लोग जो दिल्ली के 5 मेन बॉर्डर हैं उसको जाम कर देंगे और दिल्ली की पूरी तरीके से घेराबंदी हो जाएगी। अगर किसानों के संगठनों ने एक बार फिर से ये बड़ा कदम उठाया तो देश के कई जगहों पे जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, जैसे कि दूध, सब्जी वगैरह। किसानों की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया है, वो आपकी स्क्रीन पर है कि किसान ठिठुरती ठंड में सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि उनके पास बातचीत का समय नहीं है, पहले बुराड़ी आओ। अगर आप 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में जाकर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं तो 15 किलोमीटर दूर आकर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर सकते। यानी किसानों का ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह के लिए कि आप हैदराबाद में जाकर जनसभा कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में हैदराबाद जाकर अमित शाह ने जनसभा की है और वहाँ के लोगों को संबोधित किया है। तो इसीलिए किसानों ने कहा है कि जब आप 1200 किलोमीटर दिल्ली से दूर जाकर वहाँ पर संबोधन कर सकते हैं तो मात्र 15 किलोमीटर दूर आकर जो बॉर्डर है वहाँ पर किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर सकते, हमें बुराड़ी क्यों बुला रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। ऐसा लगता है कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी तो आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन और ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है और इससे देश के आम लोगों को भी काफी दिक्कत हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मन की बात कार्यक्रम में बीते रोज पीएम मोदी ने पूरे देश को किया संबोधित, यानी कि दिया फिर से एक नया भाषण। मन की बात से किसानों को मनाने का हुआ है प्रयास। पीएम मोदी ने मिसाल देकर समझाए नए कानून के फायदे। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से किसानों का मन बदलने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने जो भी कानून लागू किए हैं किसानों के लिए, तो इसके क्या फायदे हैं। पीएम मोदी ने इन सभी फायदों को एक मिसाल के जरिए समझाया है। आपको बता दें कि महीने के हर आखिरी रविवार को पीएम मोदी का एक रेडियो कार्यक्रम आता है मन की बात नाम से। आपको बता दें, इस
कार्यक्रम में पीएम मोदी पूरे देश की जनता को संबोधित करते हैं और उस समय जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं तो उसके बारे में पीएम मोदी बात करते हैं। तो बीते रोज एक बार फिर से पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया है। किसानों के अलावा भी पीएम मोदी ने देश के लिए और भी बहुत सारी बातें कही हैं। तो पीएम मोदी का ये नया संबोधन या नया भाषण आप कहां पर देख या सुन सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके बारे में बताने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और सरकारी खबरें जो कि आपके बेहद ही काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देहरादून के बाजारों में फिर लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन लगने पर दिखा कुछ ऐसा नजारा। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देहरादून जिले के बाजारों में बीते रोज यानी कि रविवार को पूरी तरीके से साप्ताहिक बंदी रही, यानी कि रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया। बीते रोज केवल आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुले रहने के आदेश थे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी चीजें बीते रोज देहरादून में बंद रही। तो जैसे पहले लॉकडाउन में नजारा दिखता था बाजारों में कि हर गली, हर मोहल्ला, हर रोड बिल्कुल सुनसान होता था, तो ऐसा ही नजारा लगभग देखने को मिला। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में चीनी बीमारी को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और कहीं कहीं पर साप्ताहिक बंदी भी चल रही है, यानी कि एक हफ्ते में रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक साप्ताहिक बंदी में फल, सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को छोड़कर सभी चीजें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। तो दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर ये बड़ी खबर थी। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जहां जहां पर भी चीनी बीमारी के मामले बढ़ेंगे तो वहां पर एक बार फिर से प्रतिबंध लग सकता है और लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। देश के कुछ जगहों पर ऐसा होने लगा है, इसका नमूना हमने आपको दिखा दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली के कार्यालयों में स्टाफ होगा आधा, 50% लोग करेंगे वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर से काम। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चीनी बीमारी महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50% कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में भी ऑफिस के अंदर 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी है। वर्क फ्रॉम होम का फैसला फिलहाल 31 दिसंबर 2020 तक के लिए लागू किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर भी चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की थी, जो कि अभी भी जारी है। इसके अलावा अगर कोई दिल्ली के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर थूकेगा या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा तब भी 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। देश के और भी कई राज्यों में मास्क न पहनने पर जुर्माना है, लेकिन राशि अलग अलग है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शादी ब्याह की मिलेगी ऑनलाइन इजाजत, स्कूल खोलने की तारीख अभी टल गई यहाँ पर। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चीनी बीमारी संक्रमण के दौरान वैवाहिक समारोह आयोजित करने वालों को किसी तरह की परेशानी से गुजरना न पड़े, इसके लिए प्रशासन ने ऑनलाइन अनुमति देने की व्यवस्था की है। भोपाल जिले के निवासियों को राजस्व सीमा में विवाह सगाई समारोह करने के लिए ऑनलाइन इजाजत लेनी होगी। इसके लिए सुविधा प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार में विवाह समारोह है वो NIC के संबंधित पोर्टल यानी कि वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन इजाजत ले सकता है। शादी सगाई समारोह की इजाजत लेने के लिए आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, इसके अलावा वर वधू का नाम, साथ ही में शादी कहाँ पर हो रही है, इस तरह की टोटल जानकारियां देनी होंगी। फिलहाल ये व्यवस्था मध्य प्रदेश के भोपाल के लिए की गई है। अगर ये व्यवस्था सही से कामयाब हो जाती है और इससे लोगों का अच्छा फायदा होता है तो इस तरह की व्यवस्था देश के और भी राज्यों में आ सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि चीनी बीमारी संक्रमण के चलते 1ली से 8वीं तक के स्कूल नए साल में ही खुल पाएंगे। राज्य सरकार ने इन स्कूलों को मध्य प्रदेश के अंदर 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। वैसे भी आपको बता दें कि देश के लगभग सभी हिस्सों में स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। जहां जहां पर खुले थे अब वहां पर भी बंद हो गया है, क्योंकि चीनी बीमारी के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पर स्कूल खुले भी हो सकते हैं जहां पर चीनी बीमारी की संक्रमण दर काफी ज्यादा कम है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार की शादियों में लौटेगी रौनक, बैंड बाजे के साथ नाचिए लेकिन चीनी बीमारी से बच के। जी हाँ, बिहार में शादी समारोह में लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए नीतीश सरकार ने कुछ रियायत दी है। बीते रोज रविवार को बिहार सरकार ने शादी समारोह के लिए नई चीनी बीमारी की गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत समारोह में यानी कि शादी में ज्यादा से ज्यादा 150 लोग शामिल हो सकते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने ये सीमा 100 लोगों की कर दी थी, लेकिन 50 लोगों को और बढ़ा दिया गया है। साथ ही में बैंड बाजा के साथ बारात निकलने की इजाजत दी गई है। बता दें कि पहले जो नियम जारी किए गए थे उसमें बिना बैंड बाजा के बारात निकालने का आदेश जारी किया गया था, यानी कि जब बारात जाएगी तो बैंड बाजा साथ नहीं जा सकता। लेकिन सरकार ने अपने इस फैसले को बदल दिया है। अब बिहार में कोई भी शादी होगी तो बारात में बैंड बाजा जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता दूसरा वनडे मैच। भारत ने इस हार के साथ गंवा दी ये वनडे सीरीज। जी हाँ, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बीते रोज दूसरे वनडे मैच में 51 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ने 3 मैचों की सीरीज भी गंवा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 389 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके बाद भारतीय टीम 9 विकेट पर 338 रन ही बना सकी। आपको बता दें, इससे पहले भी एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 66 रनों से हरा दिया था। 3 मैचों की ये वनडे सीरीज थी। 2 मैचों को जीतने के बाद इस सीरीज की विजेता ऑस्ट्रेलिया हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का बदला नियम, अब रखने होंगे इतने पैसे। जी हाँ, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो आपके लिए जरूरी खबर
खबर है। अब आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस पहले से ज्यादा रखना होगा। जानकारी के मुताबिक इंडिया पोस्ट ऑफिस ने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट में बढ़ोतरी कर दी है। पोस्ट ऑफिस का ये नया नियम आने वाले 12 दिसंबर 2020 से लागू होगा। इंडिया पोस्ट के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो भी अकाउंट होल्डर हैं, तो उन्हें किसी भी दिन बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 500 रुपए मेंटेन करना होगा। अगर आपका इंडिया पोस्ट में सेविंग खाता है और आपके खाते में 500 रुपए से कम की राशि है, तो आप 12 दिसंबर से पहले अपने अकाउंट में 500 रुपए जमा करा लें, वरना आने वाले दिनों में आपके अकाउंट से मेंटेनेंस चार्ज काटा जा सकता है, जो कि 100 रुपए है। जानकारी के मुताबिक अगर वित्तीय वर्ष के आखिर में सेविंग अकाउंट में 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस नहीं रखा जाता है, तो 100 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस के चार्ज के तौर पर काट लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इंडिया पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, जहां पर आपको बैंकिंग की सर्विस मिलती है और वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाबा नानक की नगरी को मिलेगी अलग पहचान, अब हर घर का होगा यूनिक नंबर। आइए बताएं क्या होंगे इसके फायदे। जी हां, पंजाब में प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी से संबंधित ऐतिहासिक नगरी सुल्तानपुर लोधी के बारे में अब गूगल पर आसानी से जानकारी मिल सकेगी। गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर्व पर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर लोधी के हर घर और प्रॉपर्टी को यूनिक नंबर जारी करने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर लोधी में जो भी जमीनें हैं, जो भी घर हैं, जो भी मकान हैं, तो उनका एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। उनके लिए एक नया कार्ड बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नंबर लगाने का काम बीते रविवार से शुरू हो गया है। एक जायदाद को एक कार्ड और एक स्टिकर जारी किया जाएगा। कार्ड परिवार के मुखिया के पास रहेगा, स्टिकर उसके घर के बाहर लगाया जाएगा। मकान, दुकान, जमीन के लिए जो नंबर जारी किया जाएगा, तो उस नंबर को कहीं से भी गूगल पर सर्च किया जा सकता है और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। जिस तरीके से आधार कार्ड का या वोटर ID कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, या एक जो मोबाइल नंबर होता है वो भी एक यूनिक नंबर होता है। मोबाइल नंबर द्वारा आप पूरी दुनिया से कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। आप जिसका भी मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, तो फोन उसी व्यक्ति के पास जाती है जिसके पास आपने कॉल किया है। तो इसी तरीके से ये एक यूनिक नंबर जारी किया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में गूगल पर भी सर्च किया जा सकेगा। अगर कोई इस नंबर को गूगल पर सर्च करता है, तो उसने जिस भी घर के बारे में, जिस भी मकान या जिस भी जमीन के बारे में सर्च किया होगा, तो उसकी जानकारी गूगल द्वारा आ जाएगी। आपको बता दें, फिलहाल ये व्यवस्था पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में की जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था देश के और भी हिस्से के लिए आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा देश डिजिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में इस तरह के काम हो सकते हैं। आपको बता दें, जो यूनिक नंबर जारी किया जाएगा प्रॉपर्टी के लिए, तो इस यूनिक नंबर में मालिक का नाम, पता, जायदाद की पूरी जानकारी, संपर्क नंबर, और ये भी जानकारी होगी कि उस जमीन पर घर बना है या नहीं बना, और बना है तो वो घर कितने मंजिल का है। घर के सदस्यों की जानकारी होगी, घर में कोई रहता है नहीं रहता है इसकी भी जानकारी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से घरों का यानी कि प्रॉपर्टी का आधार कार्ड होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PNB ने ATM से पैसे निकालने के नियम बदले। आइए बताएं क्या है नए नियम। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। पंजाब नेशनल बैंक 1 दिसंबर से ATM से कैश निकालने के तौर तरीकों में बदलाव करने जा रहा है। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक 1 दिसंबर से ATM से कैश निकालने के तौर तरीकों में बदलाव करेगा। फ्रॉड के मामले से बचने के लिए ये किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब ATM से पैसे निकालते वक्त आपको एक OTP का इस्तेमाल करना होगा। ये नई प्रणाली 1 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएगी। इसके तहत ATM से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जब वो OTP आप ATM मशीन में डालेंगे, तभी पैसे निकल पाएंगे। ये नियम 10,000 रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। अगर आप 10,000 रुपए से कम पैसे निकालते हैं, तो आपको फिर OTP डालने की जरूरत नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक ये OTP वाला सिस्टम रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के लिए लागू होगा। लेकिन अगर आप किसी समय दिन में यानी कि रात 8 बजे से पहले पैसे निकालेंगे, तो फिर आपको OTP का इस्तेमाल नहीं करना होगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस तरह का नियम देश के सबसे बड़े बैंक SBI में पहले से ही है। साथ ही में आपको बता दें कि ये OTP वाला नया नियम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के ग्राहकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में इन दोनों बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था और ये तीनों बैंक मिलकर एक बैंक बन गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ कुल्हड़ में मिलेगी चाय, रेल मंत्री ने किया ऐलान। जी हाँ, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बीते रोज रविवार को कहा कि आने वाले समय में देश के हर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुल्हड़ में यानी कि मिट्टी वाले बर्तन में चाय मिलेगी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि अभी देश के लगभग 400 रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में सभी रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ कुल्हड़ वाले कप में चाय मिलेगी। जो प्लास्टिक वाले या कागज वाले कप होते हैं, तो उसको हटा दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केवल एक बार भरिए प्रीमियम और जीवन भर पाइए हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन। जी हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी लोकप्रिय योजना जीवन अक्षय पॉलिसी को एक बार फिर से शुरू कर दिया है, जिसे कंपनी ने अब एक नए सिरे से शुरू किया है। जानकारी के तहत इस पेंशन योजना के जरिए आपको पूरी जिंदगी हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है, और इसके लिए आपको प्रीमियम भी यानी कि पैसे भी एक ही बार भरने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएं और आपकी नौकरी छूट जाए, तब भी आपको हर महीने 20,000 रुपए मिलते रहे, तो आपको इसके लिए एक
बड़ी रकम का निवेश करना होगा। जानकारी के मुताबिक हर महीने 20,000 रूपए की पेंशन पूरी जिंदगी पाने के लिए आपको 40,72,000 रूपए का निवेश करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप LIC के एजेंट से बात कर सकते हैं या LIC के कस्टमर केयर से भी संपर्क कर सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम जीवन अक्षय पॉलिसी बताकर आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और इस योजना को ले भी पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और उस राज्य का नाम क्या है। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट करेंगे तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, यानी जो आपका कमेंट है उसे लाखों लोग देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न पर कंबल, गद्दे, तकिए पर मिल रहा है 70% का डिस्काउंट। जी हाँ, अमेज़न की तरफ से अभी एक सेल चलाई जा रही है जिसमें आपको कंबल पर, तकिया पर, गद्दे पर, इसके अलावा ठंड में इस्तेमाल होने वाली जो भी चीजें होती हैं तो उस पर आपको 70% का डिस्काउंट मिल सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो वो अभी आपको मात्र 30 रुपए में मिल जाएगा। अमेज़न पर कौन कौन सी चीजों पर छूट मिल रही है इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके द्वारा आप PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देख पाएंगे और सुन पाएंगे। बीते 29 नवंबर को PM मोदी की तरफ से एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया गया है। तो PM मोदी ने अपने संबोधन में क्या क्या कहा है हम जो आपको लिंक देंगे आप उसके द्वारा जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज रविवार को एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार कई दिनों से हो रही है बढ़ोतरी। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रविवार को एक बार फिर से पेट्रोल पर 21 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 34 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की तो डीजल के दामों में भी 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 42 पैसे है। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिसके जरिए आप देश के और भी शहरों के पेट्रोल डीजल के दाम देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राहुल रॉय को शूटिंग के दौरान आया ब्रेन स्ट्रोक, ICU में कराया गया है भर्ती। जी हाँ, सुपरहिट म्यूजिकल ड्रामा फिल्म आशिकी से मशहूर हुए अभिनेता राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक आया है। अगर आप नाम से इन्हें नहीं जानते तो इनकी तस्वीर देखकर शायद आप इनको पहचान गए होंगे। जानकारी के मुताबिक ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब ये हादसा हुआ तो राहुल रॉय श्रीनगर में कारगिल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो दोस्तों, आज 30 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।